हेलो ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नई एक्ट, दैट इज पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। नाउ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट वेरी सिमिलर टू मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट आपने सुना होगा, ठीक है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का मतलब क्या है? पेमेंट ऑफ वेजेस। सबसे पहले तो हम वेजेस की बात कर रहे हैं, उसकी पेमेंट की बात कर रहे हैं, और उस पेमेंट को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट आई है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, विच डेट्स बैक टू 1936. It actually came into force in 28 March 1937. ठीक है, applies to whole of India. अब ये एक्ट क्यों, कैसे, किस लिए, जरा समझते हैं। पेमेंट ऑफ वेजेस, सबसे पहले तो वेजेस, वेजेस की पेमेंट। कौन सी वेजेस की पेमेंट? कौन सी वेजेस की पेमेंट? क्योंकि वेजेस में हम जो समझते हैं अकाउंट्स में वेजेस, वो वेजेस तो एक्चुअली नहीं होता है ना। हर एक्ट में वेजेस का मतलब कुछ अलग डिफाइंड है। वेजेस इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ रेम्यूनरेशन, इट कैन बी अ सैलरी, जिसको हम वेज बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी वेजेस की हम बात कर रहे हैं? सबसे पहली बात, टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑल्सो वी नीड टू एनालाइज दिस, राइट। कौन सी वेजेस की बात कर रहे हैं? सपोजेडली आई एम वर्किंग समवेयर एंड आई एम गेटिंग 2 लाख पर मंथ। सपोजेडली एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, 2 लाख पर मंथ मुझे मिलता है, मैं कहीं पे काम कर रही हूँ। अब ये जो 2 लाख पर मंथ मुझे मिलेगा, व्हाट डू यू थिंक कि क्या इसमें मेरी कुछ सेविंग्स होंगी? क्या इसमें मैं सारा स्पेंड कर दूंगी? हाउ डू यू थिंक आई एम गोइंग टू एलोकेट इट? इफ जस्ट अ नॉर्मल लाइफस्टाइल अगर मैं अपनी बात करूं, फॉर द बेसिक नेसेसिटीज दैट आई रिक्वायर, हाउ मच विल आई स्पेंड? 30, 40, 50 for the basic necessities I'm talking about. मान लीजिए 50,000 was my expenditure. I still could save 1,50,000 which can spread over another 3 months. अगर मुझे सैलरी नहीं भी मिलती 3 महीने तो भी 50,000 into 4 amounts to 2 लाख, मतलब मुझे 4 महीने के बेसिक एक्सपेंडिचर के हिसाब से सैलरी मिल रही है। तो अगर मुझे 3 महीने नहीं भी मिलती है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। या मेरा 2-4 हजार रुपए कट जाएगा तो भी मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। काट लो यार, मुझसे एक कप टूट गया था, काट लो। ये मुझसे कुछ गलत हो गया था, काट लो, आई डोंट केयर। तो मेरे 5-10 हजार रुपए उसमें से कट गए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे आपने 1 महीने के बजाय 2 महीने बाद सैलरी दी तो भी मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, राइट। फर्क नहीं पड़ा। ऑब्वियसली आई विल बी एजिटेटेड, आई विल बी डिस्टर्ब्ड, मुझे बिकॉज वी केयर फॉर एवरीथिंग, राइट। क्योंकि हमारी राइट है तो हम डिमांड करेंगे ही करेंगे। या फिर अगर आप मेरा 1 रुपया भी काटोगे तो आई विल स्पीक, बट एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, इट वोंट अफेक्ट माई लाइफ स्टाइल, इट वोंट अफेक्ट इट वोंट अफेक्ट मी एडवर्सली इन एनी मैनर। तो गवर्नमेंट हमारे लिए कंसर्न्ड ही नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है दे आर सर्टन सेट ऑफ पीपल जो ये मैनेज कर सकते हैं, वी डोंट नीड टू इंटरवीन इन सच पेटी मैटर्स फॉर देम। पर वो लोग जो एक लोअर अमाउंट के वेजेस को ड्रॉ कर रहे हैं, and I'm talking about the applicability, and who are employed in a certain area, and drawing a wages of lesser amount, उनके लिए गवर्नमेंट इज कंसर्न। एंड क्यों गवर्नमेंट की कंसर्न ये जागी? क्यों? क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स किसमें थी? ऑब्वियसली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, तो पेमेंट में प्रॉब्लम रही होगी। पेमेंट में प्रॉब्लम रही होगी क्योंकि हम पेमेंट ऑफ वेजेस की बात कर रहे हैं। क्या पेमेंट में प्रॉब्लम रह सकती है? आप बताइए। पेमेंट टाइम से नहीं मिलती होगी, वेरी गुड। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम जो कई बार फेस करते हैं। इनफैक्ट आज भी आप अच्छी कंपनीज में भी देखोगे, नहीं बहुत अच्छे में तो सिस्टम काफी ठीक है। जो मीडियोकर टाइप की कंपनीज हैं या टाइप के फर्म्स हैं, वहां पे आप क्या देखो, आपका मंथ एंड हुआ, यू विल नॉट बी पेड 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। हो सकता है आपको 11-12 तारीख को भी जाके आपकी सैलरी मिले पिछले महीने की, लास्ट मंथ। मतलब आपने करेंट मंथ की भी 10-12 डेज सर्व कर दिए, मतलब आधी महीने की इसकी भी सैलरी हो गई, उसके बाद पिछले महीने की जाके सैलरी मिल रही है। एंड देयर आर कंपनीज ऑल्सो, इनफैक्ट कई बैंक्स वगैरह हैं
जहां पे क्या होता है, सैलरी आपको पहले ही मिल जाती है। सपोजेडली आपको मार्च की सैलरी 28 मार्च को मिल गई, यू स्टिल हैव 2 days रिमेनिंग, बट स्टिल आपको सैलरी मिल गई। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। अब यहां पे हमने क्या बोला कि प्रॉब्लम क्या रही होगी, यू कैन से अनटाइमली पेमेंट। कभी पेमेंट, अब पेमेंट में भी आप सोचो कि कैसा हो सकता है। अगर हम वेजेस की बात कर रहे हैं तो क्वाइट पॉसिबल आपको दिन की वेजेस मिल रही हैं, मतलब यू आर बीइंग गिवन वेजेस पर डे, पर वीक, फॉर 2 weeks, फॉर 1 month। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हर घंटे पे बुला के तो देखना वो बहुत मुश्किल होता है, बट हाँ आवरली बेसिस पे भी हो सकता है। जैसे आप 2 ही घंटे काम करते हो तो आपको 2 घंटे की वेजेस मिल जाती है, ऐसा भी हो सकता है। तो पेमेंट इस तरीके से हो सकता है। पर सपोजिटली आपका 1 महीना खत्म हो गया, आपको पेमेंट मिली 3 महीने बाद, तो कैसे कोई अपना घर चलाएगा, कैसे वो बेसिक नेसेसिटीज पूरा कर पाएगा? डोंट यू थिंक कि ये जो लेबर्स हैं हमारे, जो एम्प्लॉयज हैं हमारे, हु आर ड्रॉइंग वेजेस, वो आर कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। आई टेल यू हु आर कवर्ड, ठीक है, बट वो आर कवर्ड अंडर दिस एक्ट। उनके साथ कुछ इनजस्टिस हो रही है, गलत नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट वांट्स टू स्टॉप दिस पर्टिकुलर थिंग। तो गवर्नमेंट ने कहा ये टाइमली पेमेंट तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब ऐसे कह देने से कोई मान तो चाहता नहीं है, तो इसके लिए क्या निकाला गई, एक्ट निकाली गई। और एक्ट में स्पेसिफाई किया गया कि अगर आप ये एम्प्लॉयर हो, अगर आपके ऊपर ये पर्टिकुलर एक्ट अप्लाई होती है, तो यू हैव टू मेक द पेमेंट बाय 7th, यू हैव टू मेक द पेमेंट बाय 10th। आई टेल यू एवरीथिंग, हर एक चीज के लिए स्पेसिफाइड है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, डेट को स्पेसिफाई कर दिया कि इससे ज्यादा लेट आप नहीं कर सकते हो इन मेकिंग पेमेंट ऑफ wages, you have to pay wages, और इतने टेन्योर के अंदर अंदर आपको वेजेस पे करने हैं। इज दैट क्लियर? तो ये क्या हुआ, हमारी प्रॉब्लम थी, उसके लिए गवर्नमेंट ने सोल्यूशन निकाला, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मैंने कहा था, मेरी सैलरी में से आप 5-10 हजार रुपए काट लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो इंसान जिसको टोटल 12,000 रुपए मिलते हैं, उसकी सैलरी में से आप 10,000 रुपए काट लोगे, तो वो 2,000 में क्या करेगा, क्या करेगा वो? कैसे नहीं, फूड शेल्टर कुछ नहीं मिल पाएगा उसको, कैसे वो खाना भी नहीं खा सकता। तो ये तो हम नहीं चाहते ना, वी डोंट वांट टू एनकरेज दिस पॉवर्टी, राइट। सो ठीक है, बट गवर्नमेंट कैन नॉट ऑल्सो बी सो हार्श ऑन एम्प्लॉयर्स कि बोले कि कुछ भी डिडक्ट नहीं करना है। क्यों कुछ भी डिडक्ट नहीं करना है? अरे हमने एक एम्प्लॉय को हायर किया है, वो 4 दिन तक आता नहीं है, हमारा काम तो नहीं हो पा रहा है, हमें दूसरे को हायर करना पड़ रहा है। तो आप बोलो कि उस एम्प्लॉय को आपने हायर किया तो यू हैव टू पे इररिस्पेक्टिव कि वो आए या ना आए, काम करे या ना करे, नहीं। इन सब के लिए डिडक्शंस अलाउड है, बट जो आपके इनएप्रोप्रिएट डिडक्शंस होते हैं उसको रोकने के लिए ये एक्ट आई है। डिडक्शंस करो, अगर जस्टिफाइड डिडक्शंस हैं, अगर उनसे कोई गलती हुई है या अगर लॉफुल है वो, तो आप वो डिडक्शंस करिए, बट इनएप्रोप्रिएट डिडक्शंस आपको नहीं करने हैं। बिकॉज ऐसा हुआ करता था, देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, इसके नाम पे ये पैसा कट गया, वो पैसा कट गया, वो पैसा कट गया, लास्ट में हमारे पास जो बचा टू टेक अवे होम वॉज वेरी 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 मीगर अमाउंट, मतलब कुछ हाथ में आया ही नहीं। तो क्या हम चलेंगे, कैसे चलाएंगे अपना घर, राइट। सो अगली प्रॉब्लम क्या थी हमारी, इन एप्रोप्रिएट डिडक्शंस। सो डिडक्शंस के लिए भी क्या किया गया, एक्ट में सेक्शंस बनाए और बोला कि हाँ ये आपके अलाउड डिडक्शंस होंगे, ठीक है। उसके अलावा और क्या लगता है, इसी से जुड़ा एक पॉइंट और, जो अनटाइमली पेमेंट है ना, इसी से जुड़ा एक पॉइंट और समझो। मान लो आपने पहले किसी को सैलरी दे दी, 1st ऑफ मार्च में किसी से काम कराया, 1st अप्रैल को उसको सैलरी दे दी, वो तो बड़ा खुश हुआ।
1 अप्रैल को आपने सैलरी दे दी। अब हम क्या करेंगे, अपना मंथली एक्सपेंडिचर बजट करते हैं, बिकॉज वी आर जस्ट वेरी लिमिटेड विद द फंड्स वी हैव, राइट। हमारे पास abundance of funds नहीं है, so whatever limited funds we have to plan accordingly and spread it over the supposedly if my earning period is 30 days, so I have to spread it over 30 days, right। मतलब अगर मैं कहूँ कि जो भी जितना भी मेरा बनता है, सपोजिटली इट कैन बी 100 रुपीज पर डे, इट कैन बी 10 रुपीज पर डे, जितना भी मेरा बन रहा है, मैंने क्या किया, उसको स्प्रेड किया। सपोज 100 रुपीज पर डे, वैसे मैं स्पेंड करती जा रही हूँ। मुझे 1 अप्रैल को पेमेंट मिली थी, 1 अप्रैल से अगर मैं 100 रुपीज पर डे मेरा एक्सपेंडिचर और मैं स्प्रेड करती गई, व्हेन आई कम क्लोज टू 30th अप्रैल आई एम लेफ्ट विद नो मनी, राइट। अब क्या होगा, मैंने क्या सोचा था, मार्च की पेमेंट 1 अप्रैल को मिली, अप्रैल की पेमेंट 1 मई को मिल जाएगी, नहीं मिली। अब ये जो मुझे पेमेंट मिली, ये जाके मिली 15 मई को, वो 15 दिन लेबर कैसे चलाएगा। So this was also a problem that there wasn't any uniformity in the payment cycle. मतलब आप एक डिजाइन कर लो ना कि आप 7th को पेमेंट करोगे, या अगर आपके आवरली बेसिस पे है तो आप जब ये एंड हो जाएगा शाम को 5 बजे पेमेंट करोगे, या वीक एंड हो जाएगा तो नेक्स्ट मंडे को पेमेंट करोगे। कोई भी आपका एक सिस्टम होना चाहिए, राइट। देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी इन द पेमेंट साइकिल। No uniformity in payment cycle. So ये क्या हुई, हमारी प्रॉब्लम्स थी जो एग्जिस्ट करती थी कहीं ना कहीं पेमेंट के प्रोसेस में। पेमेंट ऑफ व्हाट, पेमेंट ऑफ वेजेस, एंड वी आर नॉट कंसर्न्ड विद हायर वेजेस, वी आर कंसर्न्ड विद वेजेस, ठीक है। लोअर एंड पे जो हमारी वेजेस होती हैं, अगर हम बात करें तो ये एनएसएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन है विच कीप्स ऑन रिवाइजिंग द लिमिट ऑफ दीज वेजेस। अगर आप बात करो तो एक्ट में तो मीगर 1600 2600 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, वी विल डिस्कस दैट, ठीक है। बट आपकी ये लिमिट्स क्या है, रिवाइज होती जाती 10,000 12,000 18,000 24,000, तो क्या है, इट कैन बी रिवाइज्ड, इट कैन बी रिवाइज्ड। सो अगर आप उससे कम वेजेस ड्रॉ कर रहे हो, देन यू आर कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर एक्ट, अदरवाइज यू आर नॉट कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। अगर आप उससे ज्यादा, पर मंथ आई एम टॉकिंग, अगर आप उससे ज्यादा wages draw karo per month, then you are not covered under this act. But not all employees who are drawing this wages are covered under this act. It applies to certain types of establishments. It applies to, हाँ, तो अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। So coming to the basics of the act, ये act क्यों आई है? Certainly to regulate the payment of wages, ठीक है। For whom? For the workers employed in certain specified industries that we are going to discuss, and ताकि इनको एक effective, एक speedy क्या हो, मेथड मिल जाए, ठीक है, नहीं सोल्यूशन आप कह सकते हो, एक इफेक्टिव, एक स्पीडी रेमेडी मिल जाए टू ऑल देयर प्रॉब्लम्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, ताकि उनका कोई भी अनजस्टिफाइड डिले ना हो, कोई भी इलीगल या इनअप्रोप्रिएट डिडक्शंस ना हो, एंड देयर is a uniformity in the payment cycle, right? So with these particular things हमारी ये act आई, this particular act got its assent in April 1936, but it came into force on 28th March 1937, as I've told you already, and it applies to whole of India. एनएसएसओ रिविजन करता है जनरली 5 इयर्स के अंदर अंदर, देखता है कि कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर लेवल या उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, और उसके अकॉर्डिंगली ये रिविजन किया जाता है। नाउ देखो आपको क्या लिखा हुआ है,
This particular act was enacted to ensure that the wages payable to employees covered by the act are disbursed by the employer within the prescribed time limit and no deduction other than the authorized by law are made by the employers. Clear? Chaliye. Rest we have already discussed all the basics. Moving on to the definitions. इतनी चीजें क्लियर हैं, बेसिक्स हमें एक्ट के समझ में आ गए एंड व्हाई दिस पर्टिकुलर एक्ट दैट आल्सो वी हैव नाउ अंडरस्टूड, राइट? सो वी विल गेट गोइंग विद द डेफिनेशंस पार्ट नाउ. पहले तो जरा ये देखो कि ये पर्टिकुलर एक्ट किस पे अप्लाई होती है, बिकॉज एक चीज तो हमने समझ लिया, वेजेस वाला पार्ट, राइट? दिस पर्टिकुलर एक्ट अप्लाइज टू एवरी फैक्ट्री, एवरी रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, then any other or you can say any industrial or other establishment or any other establishment जिसको कि गवर्नमेंट नोटिफाई करती है. आपको पता है कि फैक्ट्री क्या होती है, राइट? यू ऑल नो व्हाट फैक्ट्री इज, एंड फैक्ट्री की अगर हम बात करें तो फैक्ट्री एज डिफाइंड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट. सो वी नो जहां पे भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी आउट होता है उसको हम फैक्ट्री बोलते हैं. अगर हम बात करें रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की तो वी ऑल नो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, तो रेलवे के जितने भी कर्मचारी हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है? ऑल दोज हु आर ड्रॉइंग वेजेस लेस देन 18,000 पर मंथ. उसके बाद अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट की, तो व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट? दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो. So this particular act will apply to every factory, will apply to railway administration, it will apply to industrial or other establishment. अब the point is कि इसमें क्या क्या कवर होता है. ट्रामवे, उसके बाद आपकी एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, डॉक, वॉफ, इनलैंड वेसल्स, माइंस, ऑयल फील्ड, plantation, workshop, other establishment तो as notified. अच्छा, पहले हम डिस्कशन अपना करते चलते हैं so that you also get to know what these terms are. सबसे पहला वर्ड क्या है? ट्रामवे. ट्रामवे मतलब क्या होता है? जैसे अगर ये एयर ट्रांसपोर्ट है तो ये आप कह सकते हो मोटर से चलने वाला ट्रांसपोर्ट, ठीक है? ट्रामवे में क्या होता है? ट्राम सुना है, इट इज वेरी पॉपुलर इन कोलकाता, राइट? ट्राम्स क्या होते हैं? ट्राम सर्विस क्या होती है? ट्रामवे सर्विस ऐसे रोड के बीच में चलते जाते हैं, रोड वाला ही है ना? वो क्या करता है? पैसेंजर को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जाता है. दीज आर ऑल बेसिकली रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन, प्लांटेशन. तो ट्रामवे सर्विस आपको समझ में आया? ट्रामवे सर्विस में जरूरी नहीं है कि पैसेंजर्स ही कैरी हो रहे हो, मतलब जा रहे हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. देयर कैन बी गुड्स ऑल्सो और देयर कैन बी बोथ ऑल्सो, ठीक है? सो ट्रामवे में अगर आप बात करो, इट कैन कैरी passengers, it can carry goods or it can carry both. उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सर्विसेज. ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ओ सॉरी, ट्रामवे सर्विसेज.
जिसको हम मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस भी बोल सकते हैं। क्लियर? अगला है एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस। एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस मतलब एयर से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। नाउ दिस इज मोटर ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज एयर ट्रांसपोर्टेशन, नथिंग एट ऑल डिफरेंस। पर यहां पे आपको एक चीज याद रखनी होगी कि जो ट्रांसपोर्टेशन मिलिट्री, आर्मी या नेवी के लिए होता है, ठीक है, मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स, उनको इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट का हम पार्ट नहीं मानते हैं, तो दे आर स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एक्ट। ओके, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में सब चीजें इंक्लूड होंगी बट मिलिट्री, अच्छा मैंने मिलिट्री, आर्मी दोनों लिख दिया। क्लियर? आई होप यू नो मिलिट्री, नेवी एंड एयरफोर्स। मिलिट्री में कौन होता है? मिलिट्री, आर्मी, जो हमारे लैंड पे फाइट करते हैं, राइट? नेवी में कौन होता है? जो थ्रू वाटर फाइट करते हैं, राइट? एयरफोर्स में कौन होता है? जो थ्रू एयर फाइट करते हैं, राइट? फाइटर प्लेन्स होती हैं या चलाते हैं। सो अगर एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस इस पर्पस के लिए किसी के लिए भी यूज हो रही है, ठीक है, any service which is employed exclusively for this particular purpose will not be a part of or will not be called as industrial establishment, right? So ये नहीं होगा। अगला है डॉक। डॉक क्या होता है? डॉक एंड वॉफ या फिर आप जेटी, कुछ भी बोल सकते हो। इसमें सॉरी, अब डॉक वॉफ वगैरह क्या होता है? डॉक क्या, जहां पे लोडिंग अनलोडिंग होती है। जैसे अगर कोई भी आपका थ्रू सी ट्रांसपोर्ट, थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट आपके कोई भी गुड्स आए हैं, तो वहां पे क्या होता है? इट इज अ पोर्ट, है ना? पोर्ट के साथ आप बोल सकते हो जो एरिया होता है जहां पे लोडिंग अनलोडिंग होती है, उसको हम डॉक कहते हैं। सो अगर कोई भी पर्सन वो चला रहा है, वो क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट कहलाएगा, ठीक है? Any dock, any wharf, any jetty will be called as an industrial establishment. Next is the inland vessel. Inland vessel, again ये क्या होता है? inland vessel की अगर हम बात करें, ships वगैरह जो आपकी आ गई इसी में आ जाती हैं। Basically we are covering all the transportation part, right? अगला है mines, quarry, oil field, सब extraction वाली चीजें। तो अगर कोई भी ये काम कर रहा है, किसी की भी माइन है, ऑयल फील्ड है, तो वो क्या कहलाएगा? एक इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट कहलाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर एक्ट। ओके, इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट्स आर कवर्ड, मतलब अगर आपका कोई भी वर्कर है जो कि माइंस में काम कर रहा है, माइन इज एन इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट एंड इफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज ड्रॉइंग वेजेस विद इन दैट लिमिट, ठीक है, तो उसके ऊपर ये पर्टिकुलर एक्ट अप्लाई हो गई। अब आपको जब उसको पेमेंट करनी है, तो अब आप उसको कैसे पेमेंट करोगे? कैसे पेमेंट करोगे? फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। फैक्ट्री में है तो भी हो गया, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में है तो भी हो गया, इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट में है तो भी हो गया। इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट में अगला क्या है? प्लांटेशन। आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन प्लांटेशन। प्लांटेशन तो बहुत सिंपल सी चीज है। उसके बाद आता है वर्कशॉप। वर्कशॉप्स एंड अदर स्टैब्लिशमेंट्स जहां पे भी आर्टिकल्स बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, या फिर अडेप्ट होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है स्टैब्लिशमेंट रिलेटिंग टू, सबसे पहला बिल्डिंग, स्टैब्लिशमेंट बिल्डिंग। बिल्डिंग में क्या? बिल्डिंग में क्या?
बिल्डिंग अगर कंस्ट्रक्ट हो रही है उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग अगर डेवलप हो रही है, ठीक है, उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, डेवलपमेंट या उसके मेंटेनेंस तक को इंक्लूड किया गया है एज इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट। सो कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, ये तीनों जो टास्क हैं दे आर कवर्ड एज इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, ये एस्टैब्लिशमेंट तो बिल्डिंग से रिलेटेड हुआ, इसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी बातें करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में भी क्या होता है, जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है। सो जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांसमिशन मतलब इट इज ट्रैवलिंग, ठीक है, फ्रॉम द एक्चुअल प्लेस, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ जो भी आपका है, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होना मतलब अलग अलग जगह पे डेविएट करना, हाउसेस में सप्लाई करना, ठीक है। सो जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, ये सारा का सारा, मतलब इफ देयर इज अ कंपनी हु इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जनरेट अलग कर सकता है, ट्रांसमिट अलग कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट अलग कर सकता है। सो अगर इफ यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रिसिटी देन यू आर एन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट एंड योर एम्प्लॉइज विल बी कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, यू विल बी कवर्ड अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट फॉर मेकिंग पेमेंट टू देम। आइडिया क्लियर हो रहा है, राइट? एंड इसके बाद बिल्डिंग और इलेक्ट्रिसिटी के बाद वाटर भी है, बिल्डिंग और इलेक्ट्रिसिटी के बाद वाटर भी है। वाटर में क्या होता है, बनाते तो है नहीं, बट ऑल एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू अप वाटर, नेविगेशन, इरिगेशन, सप्लाई ऑफ वाटर, ये सारी चीजें क्या होती है, वाटर में कवर हो जाती है। सो बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब भी इंक्लूडेड है। एंड एज फार एज अदर एस्टैब्लिशमेंट इज कंसर्न्ड, द एस्टैब्लिशमेंट व्हिच द गवर्नमेंट मे नोटिफाई, which the government may notify. Is that clear? So अगर हम एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है, एक तो हमारा एस्टैब्लिशमेंट कैसा होना चाहिए, दूसरी हमारी वेजेस क्या होनी चाहिए। चलिए, सो इसके साथ we have already also discussed the definition of industrial establishment, right? Industrial establishment. चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स, ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स। एम्प्लॉयड पर्सन्स मतलब एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयर मतलब मैंने अपॉइंट किया है, एम्प्लॉयड मतलब जो अपॉइंट हुआ है, हम उसकी बात कर रहे हैं। सो एम्प्लॉयड पर्सन के आगे आप एम्प्लॉय लिख लो, बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है। देखो इस पर्टिकुलर एक्ट में स्पेसिफिकली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को डिफाइन नहीं किया गया है, बस इतना जरूर बोला गया है कि एम्प्लॉयर इंक्लूड्स देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड एम्प्लॉय ऑल्सो इंक्लूड्स देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। बाकी मीनिंग सेम चीज है, ठीक है। सो एम्प्लॉयर कौन होगा, एम्प्लॉयर विल बी समबडी हु हैज अपॉइंटेड another person, who has hired another person for work, right? और वो पेमेंट करता है, ठीक है। यहां पे इंक्लूड कौन होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सो ऑल दैट इज रिटन इज सेक्शन 2IA defines the term employer as including the legal representative of a deceased employer. So अगर एम्प्लॉयर की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी हम एम्प्लॉयर मानेंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। और अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम एम्प्लॉय मानेंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है। चलिए, नाउ an important definition of wages. wages की important
देखो, वेजेस की डेफिनेशन देखने में आपको लगेगा कि इतनी बड़ी सी है, कैसे याद होगी, क्या होगा। बस एक इंटेंशन याद रखना, एक इंटेंशन याद रखना, वेजेस में हर एक चीज इंक्लूड होती है। इस पर्टिकुलर एक्ट में वेजेस में हर एक चीज इंक्लूड होती है, पर कोई भी ऐसी चीज जो आपके एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं है वो इंक्लूड नहीं होगी। अब इसका मतलब क्या है, वेजेस में हर एक चीज इंक्लूड होगी पर एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है वो इंक्लूड नहीं होगा, हमें तो कुछ भी नहीं समझ में आया। वेजेस में बोनस इंक्लूड होगा, वेजेस में बोनस इंक्लूड होगा, पर अगर वो आपके एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं है तो इंक्लूड नहीं होगा। क्या समझ में आया? दैट मीन्स आपको हायर किया गया है फॉर सर्टेन, आपके जो टर्म्स हैं दे से कि आपको ईयरली बोनस मिलेगा एंड इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट। मतलब आप जो सर्विसेज रेंडर करते हो उसकी वजह से आपको वो बोनस मिलता है, ठीक है। सो दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ योर वेजेस ओनली। बट इफ इट इज अ बोनस, ऐसे ही कुछ मिला, इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट एंड इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। कुछ आइडिया क्लियर हुआ? देखो जरा पहले पूरी डेफिनेशन पढ़ते हैं, देन विल कम बैक टू दिस पॉइंट एंड एनालाइज द सेम। वेजेस को कैसे डिफाइन किया गया है? एज ऑल रेम्यूनरेशन। ऑल रेम्यूनरेशन का मतलब बच्चे क्या हो गया? सैलरी भी हो गया, आपको जितने तरीके के अलाउंसेस मिलते हैं वो भी हो गया, कुछ और मिलता है तो वो भी हो गया, क्योंकि ऑल रेम्यूनरेशन लिख दिया। बेसिक वेजेस, डीए, ये सब कुछ नहीं लिखा है हमको क्या लिख दिया? ऑल रेम्यूनरेशन। मतलब जितना भी एम्प्लॉयर से मिल रहा है वो हमारे लिए क्या हो गया? वेजेस हो गया। एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और कैपेबल ऑफ बीइंग सो एक्सप्रेस्ड। अब इसका मतलब क्या है? या तो हमें डायरेक्टली मनी मिल रहा है, ठीक है, या तो फिर हमें क्या मिल रहा है? कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिल सकता है जो विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन मनी। चेक वगैरह क्या होता है हमारे लिए वैसे हो जाएगा, या फिर एनीथिंग विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मनी, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, ऐसा कुछ भी हो सकता है। विच वुड if the terms of employment expressed or implied were fulfilled by payable to a person employed in respect of his employment or of work done in such employment and includes। ये चीज we have discussed before also। अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे वो पैसे नहीं मिलेंगे। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? वेजेस का मतलब वो है, वेजेस का मतलब वो है जो रेम्यूनरेशन आपको मिलती अगर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के सारे टर्म्स को पूरा किया होता, एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो। मतलब कुछ चीजें एक्सप्रेस हैं कि आप यहाँ पे आते हो, आपको 6 घंटे काम करना है, ये तो एक्सप्रेस है, पर 6 घंटे एक्चुअली या 6 घंटे की आपकी ड्यूटी है, ये एक्सप्रेस है। आपको 6 घंटे सिर्फ यहाँ पे आके बैठ के अपने मोबाइल में व्हाट्सएप फेसबुक नहीं करना है, आपको क्या करना है? काम भी करना है। वो इम्प्लाइड है, ऑब्वियसली यहाँ 6 घंटे के लिए आ रहे हो, ये काम करने के लिए आ रहे हो, ये आपको काम दिया गया है तो करने के लिए ही दिया गया है। तो कुछ चीजें इम्प्लाइड भी होती है, आपने कुछ नहीं किया तो अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल करोगे तभी आपको पैसे मिलेंगे ना। सो वेजेस का मतलब भी वही लिखा रहता है कि वेजेस मतलब वो रेम्यूनरेशन है जो या तो मनी में है या कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन मनी है, और वो तब आपको मिलती है जब आपके एम्प्लॉयमेंट के कंडीशंस पूरे होते हैं, वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। मतलब आप काम करोगे तब आपको वो पैसे मिलेंगे, वो जो मिलता है उसको हम वेजेस कहते हैं, जो भी मिलता है उसको हम वेजेस कहते हैं। ऑल रेम्यूनरेशन, वंस अगेन wages means all remuneration expressed in terms of money or capable of being expressed in terms of money, which would, if the terms of employment expressed or implied were fulfilled by payable to a person employed in respect of employment or of work done in such employment and includes। कुछ inclusions हैं, कुछ exclusions हैं, ठीक है। So there are certain things which are specifically included and there are certain things which are specifically excluded from the definition of wages। सबसे पहला, कोई भी remuneration under any award or settlement between the parties or order of a court। What does this mean? Under any award or settlement, award किसको बोलते हैं हम? अवार्ड जो आर्बिट्रेटर देता है उसको हम अवार्ड बोलते हैं। सेटलमेंट इट कैन बी बिटवीन द पार्टीज या फिर कोई कोर्ट का ऑर्डर हो सकता है। क्यों होगा, कैसे होगा? देखो, जब भी कोई डिस्प्यूट खड़ा होता है, जब भी कोई
डिस्प्यूट खड़ा होता है, मान लीजिए ये पर्सन क्या है, एम्प्लॉयर है और ये पर्सन क्या है, एम्प्लॉय है। इन दोनों के बीच में आपस में डिस्प्यूट हुआ, इसने इसको पेमेंट की 900 की, ठीक है, बट एम्प्लॉय वांट्स 1900, उसको लगता है कि उसका ड्यू अमाउंट 1900 था, इसने पेमेंट करने से रिफ्यूज कर दिया, इसने पेमेंट करने से रिफ्यूज कर दिया। तो ये एम्प्लॉय कहां गया, एम्प्लॉय के पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। कैसे ऑप्शंस होते हैं, वो जा सकता है फॉर आर्बिट्रेशन, या फिर आई टेल यू दिस वे, वो जा सकता है फॉर आर्बिट्रेशन या फिर वो कोर्ट के पास जा सकता है। आर्बिट्रेशन मतलब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। कोर्ट के बाहर एक पर्सन होता है जो आपसे बातचीत करता है और देखता है कि क्या आप आपस में कोई सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो क्या। आई एम नॉट गेटिंग इनटू आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेशन में मीडिएशन, कंसीलिएशन बहुत सारी चीजें होती हैं, या दैट इज मीडिएशन इज नॉट कवर्ड, वो सीपीसी से कवर होता है, आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। बात बस इतना समझो, ये कोर्ट में, ये कोर्ट के बाहर। आर्बिट्रेटर के थ्रू सेटलमेंट भी हो सकता है और ये अवॉर्ड भी सुना सकता है। अवॉर्ड मतलब आर्बिट्रेटर ने फैसला सुनाया, कोर्ट ने फैसला सुनाया, कोर्ट के ऑर्डर को हम ऑर्डर ऑफ कोर्ट या डिक्री ऑफ कोर्ट बोलते हैं। आर्बिट्रेटर जो सुनाता है फैसला, उसको हम आर्बिट्रल अवॉर्ड बोलते हैं। पॉइंट हियर इज, इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, इसने 900 की पेमेंट की, ये कोर्ट के पास गया और कोर्ट ने ऑर्डर दिया या आर्बिट्रेटर ने ऑर्डर दिया या इन लोगों में सेटलमेंट हो गया, कुछ भी हुआ, और इस एम्प्लॉयर ने 1000 रुपए और पे किए, 1000 रुपए क्या किए, और पे किए, एक्स्ट्रा पे किए, मतलब 900 ऑलरेडी पे कर दिए थे, 1000 और पे किए। वेजेस क्या कहलाएंगी, वेजेस ये 900 तो कहलाएंगी ही, साथ साथ ये 1000 भी कहलाएंगी, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड्स रेम्यूनरेशन पेबल अंडर अवॉर्ड, ऑर्डर या फिर सेटलमेंट।